घर के आंगन के बाजू में एक नीम का पेड़ था। मेरी सास नहाकर कपड़े धोती और उन्हें नीम के पेड़ पे सुखा देती। लेकिन मैं जब उसका पेड़ पे कपड़े सुखाती तो सास भड़क जाती और कहती कि तुम्हारे ससुर नाराज़ होंगे, जबकि मेरे ससुर तो मर चुके थे। एक रात सास दवाखाना भूल गई और मैं उन्हें दवा देने उनके कमरे में गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सास तो दुल्हन बनी हुई थी और उनके सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जिया है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। हम दो भाई बहन थे। पिताजी ने दिन रात मेहनत करके होटल का कारोबार शुरू किया था। मैं जब से समझदार हो गई तभी से पिताजी को मेहनत करते ही देखा। पिताजी बताते थे जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे पिताजी ने एक दोस्त की मदद से ये होटल का कारोबार शुरू किया, जिसमें भगवान की कृपा से उन्हें सफलता मिली। वह ऐसा समय था जब अपनों ने ही हमारा साथ नहीं दिया। जब कोई नहीं मिला तो पिताजी अपने भाई बहन के पास गए और कहा कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कुछ पैसे मैंने जमा किए हैं और कुछ आप डालें और फिर मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन ताऊ जी ने कहा, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने की। मेरा तो ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तुम्हारे सामने ही साल भर पहले ही नई गाड़ी ली है। सब कुछ सही चल रहा है, फिर मुझे क्या ज़रूरत है दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की। मेरे पिताजी ताऊ जी की बात सुनकर चुप हो गए। ताऊ जी दौलत के नशे में ये भी भूल गए थे कि वो अपने सगे भाई को पराया कह रहे हैं। ताऊ जी ने ये भी नहीं सोचा कि पैसे नहीं देने थे तो ना देते, मगर परायेपन का रवैया तो न अपनाते। शायद ताऊ जी की जगह पे कोई बाहर का होता तो वो भी इज्जत देता कि दोस्त थे। और यहाँ अपने खून के रिश्ते पराये हो गए। दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है, ये रुपया पैसा तो हमेशा किसी के पास नहीं रहता। दौलत एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रुकती। इस पे तो कभी घमंड करना ही नहीं चाहिए। अगर भगवान मेहरबान हो गया है तो झुक के भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ताऊ जी की इन बातों से पिताजी बहुत दिनों तक परेशान रहे। फिर पिताजी ने सोचा क्यों ना एक बार बहन से भी मिल लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगी। फिर एक दिन पिताजी बुआ से मिलने चले गए। वहाँ जाते ही उनकी मुलाकात फूफा से हो गई। एक दूसरे को सम्मान का आदान प्रदान होने के बाद फूफा ने पिताजी से पूछा, कहो कैसे आना हुआ। पिताजी ने कहा, मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। फूफा ने कहा, काम तो अच्छा है, लेकिन आप तो जानते ही हैं जब से मेरी शादी हुई है तब से सारा हिसाब किताब आपकी बहन ने अपने कब्जे में कर रखा है। मेरी कितनी इज्जत कद्र करती है वो तो सब आपके सामने है। आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप अपनी बहन से बात करके देख लीजिए, अगर उसके समझ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। तभी बुआ भी आ गईं। पिताजी को देखते बुआ के चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पिताजी से मिली और उनका हाल चाल लेने के बाद फिर पिताजी से पूछा, क्या बात है, आज कैसे आना हुआ। पिताजी ने कहा, मैं सारी बात भाई साहब को बता चुका हूँ। फूफा ने कहा, तुम्हारा भाई बिजनेस शुरू कर रहा है और इस बार हमें मुनाफा भी अच्छा हुआ है, क्यों ना हम मिलकर इनके साथ काम शुरू कर लें। तब बुआ ने झट से कहा, आपको तो बैठ के सिर्फ बातें बनानी आती हैं, पता भी है कितनी महंगाई हो गई है। फल और सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। फूफा ने पिताजी की तरफ देखा और खामोशी से बाहर निकल गए। फिर बुआ ने पिताजी से कहा, इस आदमी के बातों पे ध्यान मत दो, इसको कुछ नहीं पता है किस चीज़ का। पिताजी बोले, वो आपके पति हैं, कम से कम उनकी इज्जत तो किया करिए। आपको देख के बच्चे भी उनके साथ ऐसे पेश आएंगे। पिताजी ने बुआ को समझाते हुए कहा। बुआ ने कहा, हर इंसान अपनी इज्जत और कदर की कीमत खुद ही तय करता है। खैर उसकी छोड़ो, अपना बताओ, किसने सलाह दी है बिजनेस करने की। पिताजी ने कहा, बस सारे काम करके देख लिया, महीना सैलरी से कुछ नहीं होता, इसलिए बिजनेस करने का सोचा। मैं आपसे उधार मांगने नहीं आया हूँ, आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे और घर बैठे आपको मुनाफा मिलता रहेगा। बुआ ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। तुम एक काम करो, कोई छोटा मोटा काम देख लो। और हाँ, लोगों की बातों में नहीं आते, उनका तो काम ही यही है दूसरों को आसमान में चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच लेना। तुम ये सब झमेले में मत पड़ो और कोई अपनी हैसियत के हिसाब से काम कर लो। पिताजी ने कहा, दीदी आप सही कह रही हैं, मुझे आपसे और बड़े भैया से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि किसी अजनबी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि गैर
अगर पैसे भी नहीं देता तो कम से कम इज्जत ज़रूर करता। पिताजी वहाँ से उठकर सीधा घर आ गए। माँ ने देखते ही बोला, मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरी बहन है, मुझे नाराज़ नहीं करेगी। अब बताओ क्या हुआ, दे दिए पैसे? पिताजी खामोशी से अपने कमरे में चले गए। माँ ने पिताजी से कहा कि आप दिल छोटा ना कीजिए, भगवान सब अच्छा ही करेगा। अगर लेने वाला वो है तो देने वाला भी वही है। भगवान ऐसी जगह और समय पर मदद करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। पिताजी ने कहा, बेशक वो ही मददगार है, लेकिन मुझे दुख तो अपनों ने दिया है। मुझे पैसे ना देते, मेरी मदद ना करते, लेकिन इस तरह मायूस कर देने वाली बातें तो ना सुनाते। तलवार का ज़ख्म तो फिर भी भर जाता है, लेकिन ज़ुबान से किए गए वार दिल को छलनी कर देते हैं। पहले ये कहा जाता था कि अपना मारेगा तो छाँव में फेंकेगा, लेकिन मैं कहती हूँ पराओं को थोड़ा बहुत तो दर्द का एहसास होगा, लेकिन अपना हर बार डसेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके अंदर का जहर ख़त्म नहीं हो जाता। ना जाने क्यों ये रिश्ते हमें इतने तकलीफ़ देते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि जो आज हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल को वो भी हमारे साथ तरफ वापस भी हो सकता है। और इंसान के हौसले को कमज़ोर करने की कितना बड़ा पाप है। जो तकलीफ़ उनसे हमें मिलती है वो भूलने से भी नहीं भूलती, और कभी हम ज़बान से उन्हें माफ़ भी कर दें, मगर तब भी हमारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि हाँ, हमने उन्हें माफ़ किया। तकलीफ़ का एहसास सिर्फ़ उसे होता है जो तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। हम इंसान एक बात भूल जाते हैं, हम दुनिया में तो आ गए हैं, ये याद है, लेकिन ये याद नहीं कि इस दुनिया से जाना भी है। क्या जाता है अगर किसी बेबस इंसान को अपनेपन वाले दो शब्द बोल दे। हम सामने वाले का दर्द बांट तो नहीं सकते, लेकिन उसके ज़ख्मों पर अपनेपन के दो शब्द बोलकर मरहम तो रख सकते हैं ना। पिताजी बहुत परेशान थे और मुझसे उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। मेरा बस चलता तो उनके नाम के अपनों को जान से मार देती, जिनकी वजह से मेरे पिताजी परेशान थे। मैं पिताजी के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। भाई ने पिताजी से कहा, पापा हम सब आपके साथ हैं, हम मिल के वो सब कुछ हासिल करेंगे जो हम चाहते हैं, और हाँ, हम ये साबित करेंगे कि इसके लिए हमें अपनों के सहारे की ज़रूरत नहीं, मदद और सहारा सिर्फ भगवान का है। भैया ने कहा, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जो भी काम करना चाहेगा उससे हम साथ रख लेंगे। फिर पिताजी और भैया ने कई लोगों से बात की। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी जवाब दे जाते और पता चलता कि ताऊ जी और उनके लड़कों का इसमें हाथ था। एक बार भैया ने कहा कि मैं उनसे जाकर पूछता हूँ, उनको हमसे जो भी तकलीफ़ है एक ही बार में निकाल लें, लेकिन हमारी जान छोड़ दें। लेकिन पिताजी ने भैया को रोक लिया और बोले, जो कुछ उन्हें करना है वो करने दो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ में है। भगवान से उम्मीदें रखो, वही तुम्हारी उम्मीद पूरी करने वाला है। पिताजी और माँ शुरू से सीधी सादी ज़िंदगी जी रहे थे। पिताजी कहते थे, तुम्हारी माँ ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, जो था जैसा था उसके साथ गुजारा किया और एक एक पैसा बचा के रखा। मैं कहता भी था कि इन पैसों को घर के खर्चे और ज़रूरतों में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसने साफ मना किया। अब जितने पैसे हमारे पास हैं, अगर उसे दुगना पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा तो काम शुरू हो सकता है। माँ ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन पिताजी के पुराने दोस्त घर आए थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे जान कर बहुत दुख हुआ है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। पिताजी ने कहा, बस मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे अपने हालात अच्छे ना थे। तो पिताजी के दोस्त ने कहा, हालात जैसे भी हों, अगर दिल में जगह हो तो सब कुछ हो जाता है। मैंने भी 1 महीना पहले अपने गांव की ज़मीन बेची, अपने घर और बच्चों के सुख के लिए। पिताजी ने कहा, वो ज़मीन तो दादा परदादा की निशानी थी। लेकिन उनके दोस्त ने कहा, जब दादा परदादा ही नहीं रहे तो निशानी किस काम की, ज़मीन जायदाद यहीं रह जाना है सब कुछ। फिर भी मिट्टी से बना इंसान पता नहीं अकड़ता किस बात पर है। और इस तरह से भगवान ने हमारी सुन ली और मेरे पिताजी ने उनके दोस्त के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। शुरू में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन फिर बिजनेस में मुनाफा होने लगा और आज भगवान की दया से 3 शहरों में हमारे होटल चल रहे हैं। भाई ने भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और उन्हें भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। भगवान की कृपा से सब परेशानियां दूर हो गईं। भैया की शादी भी तय हो गई। माँ और पिताजी मिठाई लेकर ताऊ जी और बुआ के घर गए, लेकिन वो उनके साथ वैसे ही पेश आए जैसे वो कुछ साल पहले पेश आए थे। ताऊ जी ने पिताजी से कहा, लड़के की शादी तय की, लेकिन हमें एक बार भी नहीं पूछा और दोस्त के साथ मिलकर सब तय कर लिया।
अपना खून तुम्हें नज़र नहीं आया? पिताजी ने कहा, मैं अपने खून को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए फ़ैसला किया। वैसे भी जब मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली थी, तब तो आपने और दीदी ने कभी पूछा भी नहीं था। अब सब कुछ देखकर खून के रिश्ते याद दिला रहे हैं। ताऊ जी ने कहा, आज के बाद समझ लो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर गया। पिताजी ने ताऊ जी से कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी, मेरा फ़र्ज़ था आपको बुलाना, आप आए ना आए वो भी आपकी मर्ज़ी। माँ पिताजी फिर वहाँ से बुआ के घर चले गए। वहाँ पर भी यही सब कुछ हुआ। बुआ ने भी ताऊ जी की तरह सीधी बात नहीं की और अपना हक जताने लगी। माँ और पिताजी घर आ गए। माँ बहुत गुस्से में थी। भैया ने कहा, क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा, जी भैया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हो ही नहीं सकता कि वहाँ जाए और हंसते हुए वापस आ जाए। माँ ने कहा, भगवान मेरे बच्चों को उनकी बुरी नज़र से बचाए। खुद तो कभी कोई नेकी नहीं की और अब उन्हें रिश्ते याद आ गए। तुम्हारे ताऊ जी और बुआ ने मिठाई तक नहीं रखी क्योंकि शादी के लिए सलाह नहीं ली। उनकी भगवान उन्हें माफ़ करे। मेरा एक ही बेटा है और इस पर भी आ गए अपना हक जताने। फिर माँ कहने लगी, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी की वजह से वहाँ गई। लेकिन उनके रवैये पर ज़रा भी शर्म नहीं आई। पिताजी ने कहा, चलो हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया ना, कल को वो किसी से नहीं कह सकते कि हमने उन्हें बताया नहीं। दरअसल भैया का रिश्ता हमने बहुत खामोशी से किया था क्योंकि ताऊ जी और बुआ हर जगह टांग अड़ा रहे थे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि मेरा एक ही भाई है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे और ऐसे रिश्तेदारों की बुरी नज़र से बचाए। मेरे भाई की शादी का दिन भी आ गया। हम सब बहुत खुश थे। ताऊ जी और बुआ दोनों शादी में आए, लेकिन दोनों ने आगे बढ़कर भैया और भाभी के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद तक नहीं दिया। ताऊ जी ने कहा कि हम तो शादी में बस इसलिए आए हैं कि लोग ये बातें ना करें कि भाई के इकलौते बेटे की शादी में क्यों शामिल नहीं हुए। पिताजी ने कहा, मुझे आप लोगों की और उनकी बातों की कोई परवाह नहीं। परवाह है तो उनकी, जिन्होंने हर कदम मेरा साथ दिया है। खैर, भैया की शादी तो बड़ी धूमधाम से हो गई। भाभी बहुत अच्छी थी। माँ तो हरदम अपनी बहू के गुणगान गाती। भाभी के आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। अब आए दिन घर में मेरी शादी की भी बातें होने लगी। माँ ने भाभी से कहा, तुम्हारी जान पहचान में कोई रिश्ता है तो बात करके देख लो, और भाभी ने फ़ौरन हाँ भी कर दी। मैं उन सब की बातें सुन रही थी। मैंने कहा, बहुत खूब, सास बहू मिलकर मुझे इस घर से भगाने का प्लान कर रही हैं। भाभी मेरी ये बात सुनकर हंसने लगी। माँ ने कहा, जो भी समझ लो, शादी तो एक ना दिन करनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्यों करनी पड़ेगी? मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बातें चल ही रही थी कि पिताजी और भैया भी वहाँ आ गए। भैया ने कहा, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? मैंने कहा, आप सब कुछ तो जानते हैं और आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। भैया ने कहा, कौन सी बात है जो मैं जानता भी हूँ और नहीं भी? ऐसा कहकर भैया मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सब मिले हुए हैं। पिताजी ने कहा, अरे भाई, क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? पिताजी के पास बैठ गए। खाना खाने का समय हो गया। भाभी ने खाना लगाया और हम सब खाना खाने बैठ गए। कुछ दिनों बाद पिताजी के दोस्त, जिनके साथ पिताजी का बिजनेस शुरू हुआ था, वो अपने दोस्त के लड़के का रिश्ता मेरे लिए लेकर हमारे घर आ गए। पिताजी ने उसी वक्त उन्हें हामी भर दी। मैं सबसे नाराज़ थी और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। माँ, भैया, भाभी सब मुझको मनाने लग गए। माँ ने कहा, भाई, अभी तो बात पक्की हुई है, शादी की तारीख तो पक्की नहीं हुई। मैंने कहा, वो भी कर देनी चाहिए थी, अब और बचा ही क्या था। इतने में पिताजी वहाँ आ गए और बोले, मेरी गुड़िया बेटी, बाहर आओ। मैंने उसी वक्त दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मैं पिताजी की कोई बात को नहीं टालती थी। पिताजी ने कहा, जब तुम कहोगी तब शादी की बात करेंगे। जो भी होगा वह तुम्हारी सहमति से ही होगा। मैंने कहा, पिताजी, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसा करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। और फिर मेरी शादी की तारीख भी हो गई। मैं शादी से पहले एक बार अपने होने वाले पति से मिलना चाहती थी क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल थे, और माँ ने एक दिन मेरे होने वाले पति को दोपहर के खाने पर बुला लिया था। मेरे पति का नाम प्रकाश था। जहाँ मुझे उनकी पर्सनालिटी ने आकर्षित किया था, वहीं उनके बात करने के अंदाज में तो मेरे दिल को घायल ही कर दिया था। प्रकाश से मैंने पूछा, आप किसी के दबाव में आकर तो ये शादी नहीं कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी खुशी और रजामंदी से कर रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझ में आपको क्या अच्छा लगा जो शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी? प्रकाश ने कहा, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इसलिए आपको शादी का प्रस्ताव भेजा। मैंने कहा, भला आपने मुझे पहले कहाँ देखा? तो प्रकाश बोले कि मैंने आपको एक शादी के फंक्शन में देखा था।
मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी और ख़ुद को बहुत खुशनसीब समझने लगी। मैं ख़ुद को हवा में उड़ते हुए महसूस कर रही थी। ये फीलिंग जैसी है, इसको बताना इतना आसान नहीं। ये बात कितनी खुशी देती है जब आपको मालूम पड़ता है कि कोई तुम्हें कितनी दिलो जान से चाहता है, फिर तो खुशियाँ बयां करने आसान बाहर नहीं होती। फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर ससुराल आंगन के बाजू में एक नीम का पेड़ था। मेरी सास नहाकर अपने कपड़े धोती और उस नीम के पेड़ पर सुखा देती, लेकिन मैं जब उस पेड़ पर कपड़े सुखाने लगती तो सास भड़क जाती और कहती, तुम्हारे ससुर नाराज़ होंगे, जबकि मेरे ससुर तो मर चुके थे। एक रात सास दवा खाना भूल गई। मैं उनकी दवा देने उनके कमरे में गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सास तो दुल्हन बनी बैठी थी और सामने पड़ी तस्वीर से बात कर रही थी। कह रही थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम खुश हो ना। वो तस्वीर से बात कर रही थी। जैसे मेरी नज़र उनकी तरफ घूमी तो वो मुझे देखकर डांटने लगी, तुम्हारे पास तमीज़ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? किसी के कमरे में ऐसे बिना नॉक किए नहीं आते, इतना भी मालूम नहीं? मैंने कहा, माँ जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तो आपकी दवा देने को आई थी। मैंने वो दवा टेबल पर रख दी और अपने कमरे में आ गई। मैंने अपने पति प्रकाश को कॉल किया और माँ जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं घर आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो और माँ जी के कमरे में बिल्कुल मत जाना। प्रकाश घर आ गए। मैंने उनसे माँ जी की ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? मेरे पति ने प्रकाश ने बताया कि पापा ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और पापा के घर वाले सब इसके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि पापा की शादी दादाजी के दोस्त की लड़की के साथ तय हुई थी, लेकिन पापा ने उनको इनकार कर दी और माँ जी से शादी करके उन्हें घर ले गए। तो घर में तूफ़ान खड़ा हो गया और दादाजी ने पापा से कहा, मेरे दोस्तों में तुमने मेरी इज़्ज़त खाक में मिला दी और इस औरत के खातिर तुमने अपने घर वालों को भी पीछे छोड़ दिया और अपनी मनमानी कर ली। इसे यहाँ से ले जाओ और दोबारा इस घर में पैर मत रखना। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा ने कहा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। जितना इस पर आपका हक है उतना भी मेरा इस घर पे हक है और आज से मेरी पत्नी भी इस घर का हिस्सा है। फिर दादी जी ने दादाजी के धीरे से कान में कुछ कहा तो दादाजी ने कहा, पापा से कहा कि ठीक है, अब तुम अपनी मर्जी शादी कर ली है तो बहू को घर के तौर तरीके भी सिखा देना। पापा दादाजी की चालाकियाँ समझ नहीं पाए थे और माँ जी को लेके उसी घर में रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद दादी ने किचन में माँ जी के हवाले कर दिया। मेरी माँ बहुत सीधी सादी थी, वो जो कहती माँ वो सब करती। किचन में खाना मेरी माँ बनाती और दादी उसका श्रेय खुद ले लेती थी। एक दिन पापा ने माँ को कपड़े प्रेस करने को कहा। माँ प्रेस कर रही थी, तभी दादी ने उन्हें किचन में भेज दिया और ख़ुद प्रेस करने लग गई। पापा ने देखा तो दादी से कहा, आप क्यों प्रेस कर रही हो? तो दादी ने कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कामचोर है, मुझे एक काम थमाकर ना जाने कहाँ चली गई। ये बात सुनकर पापा को गुस्सा आया। उन्होंने माँ को बुलाया और बोले, ये कौन सा तरीका है काम करने का? माँ ने कहा, आपकी माँ ने ही कहा था, तुम किचन में देख लो, मैं प्रेस कर देती हूँ। माँ की ये बात सुनकर दादी ने नाटक शुरू कर दिया और अब हाथ जलने की एक्टिंग करने लगी। वो बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई। एक दिन दादाजी ने दोस्तों को खाने पे बुलाया और माँ से 7 से 8 लोगों का खाना बनवाया। जब खाना लग गया और सब लोग खाना खाने की शुरुआत कर दी तो बातें करने लगे। ना खाने में नमक मसाला इतना तेज़ है कि खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा। दादाजी ने पापा से कहा कि आज तुम्हारी पत्नी की वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। माँ ने कहा, जब मैंने खाना बना के देखा था तब तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से सब तेज़ कैसे हो गया? पापा को इस बात का गुस्सा आया तो माँ को बोले, कितने इनकारों के बाद मैंने तुमसे शादी की थी, घर वालों ने फिर भी मैं तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन तुमने उनको दिल से नहीं अपनाया। तभी माँ ने कहा, आप मुझ पे गुस्सा करें इसलिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन पापा ने माँ की कोई बात नहीं सुनी। फिर एक दिन दादी ने माँ का हाथ जला दिया और कहा कि मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। पापा ने माँ पे बहुत जुल्म किए, दादी ने माँ पे बहुत जुल्म किए, जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहता। पापा ने माँ को घर से निकाल दिया। एक दिन पापा ने घर में दादी की सारी बातें सुन ली और पापा खुद को कोसने लगे। फिर पापा ने माँ को ढूंढा और उन्हें अलग घर लेकर रहने लगे, लेकिन घर वालों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन बहाने से उन लोगों ने माँ को घर पर बुलवाया, मगर माँ ने जाने से मना कर दिया, तो उनकी जगह पापा चले गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट करवा दिया। वो लोग मारना मेरी माँ को चाहते थे, लेकिन अपना बेटा गवा बैठे। दादी ये सदमा सहन ना कर सकी, उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब वो बोल नहीं सकती। माँ ने मुझे साथ में लिया और वो शहर छोड़ दिया। मैं बड़ा हो गया, लेकिन माँ को हर वक्त पापा की याद में तड़पते देखा था। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनकी याददाश्त दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।
लगता है कि सदमे का इनके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है। तब से मेरी माँ की ऐसी हालत हुई है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि इस वजह से कहीं तुम शादी के लिए इनकार न कर दो। मेरे अंदर अब किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। मेरे पति सब कुछ मुझे बताकर सिर झुकाकर बैठे थे। मैंने कहा, इतना दुख अकेले उठाते रहे हैं, मैं तो आपके हर सुख दुख की साथी हूँ, आप परेशान मत हो। वो भी मेरी माँ है। मुझे माँ जी के ऊपर बहुत तरस आता कि क्या कसूर था इनका, लेकिन सगे रिश्तों को इनकी खुशियाँ देखी नहीं जा रही थीं और उनकी बुरी नज़र और बुरे ख्याल कितने जनों की जान को दांव पर लगा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।